कहानी की शुरुआत एक दूर बसे हुए गांव से होती है, जहां पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है। उस अनाउंसमेंट में यह कहा जा रहा होता है कि थोड़ी देर बाद यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है और इसकी वजह से बम ब्लास्ट भी हो सकते हैं, इसलिए सब लोग अभी घर के अंदर ही रहे या फिर कहीं और चले जाएं। उसी गांव में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है। घर की सामने वाली दीवार पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी होती है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हुए उसी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ी दूर एक पुल के ऊपर एक गाड़ी खड़ी होती है और उस गाड़ी के अंदर एक खतरनाक स्नाइपर बैठा होता है जो उसी घर की तरफ निशाना बनाकर गोली चलाता है। वो गोली जाकर उस घर में मौजूद एजियान नाम की लड़की के हाथ पर लगने ही वाली होती है, मगर वो किस्मत से बच जाती है। उस घर में एक और लड़की भी होती है जिसका नाम सही होता है। उसके हाथ में गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और थोड़ी दूर एक लड़का बेहोश पड़ा होता है जिसका नाम ज्योंगमिन होता है। उस वक्त एजियान बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे होते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। तभी एजियान को अपने अंकल की कही हुई एक बात याद आ जाती है कि चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसमें एक कमजोर जगह जरूर होती है जो उसे खुद कभी नजर नहीं आती। इसीलिए एजियान भी वहाँ उस स्नाइपर की कमजोर जगह ढूंढने लगती है। इसके बाद एजियान कांच का एक टुकड़ा झाड़ू के साथ बांधकर उस स्नाइपर को दिखाती है। कांच का वो टुकड़ा देखकर स्नाइपर सोचता है कि यह भला कैसा बचकाना खेल है, मगर वो एजियान की इस चाल को समझ नहीं पाता। इसीलिए वो एजियान के दिखाए हुए इशारे के हिसाब से एक के बाद एक गोलियां चलाता चला जाता है ताकि उस कांच के टुकड़े को तोड़ सके। मगर आखिर में एजियान कांच को इस तरह ऊंचा करके पकड़ लेती है कि स्नाइपर की गोली कहीं और जाकर लगती है और कांच का टुकड़ा भी नहीं टूटता। तभी एजियान सोचती है कि अगर मैं इस फ्रिज के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दूं तो वो आदमी मुझे मार नहीं पाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही एजियान छलांग लगाती है वैसे ही उस आदमी की गोली एजियान को नहीं लगती। वहाँ सोफे के नीचे एक बंदूक पड़ी होती है, मगर एजियान का हाथ उस बंदूक तक पहुँच ही नहीं पाता। इसीलिए एजियान उस सोफे को उठा देती है और तब उसे पता चलता है कि सोफे के नीचे एक बहुत ही पावरफुल स्नाइपर राइफल रखी हुई है। इसी बीच जब वो आदमी अपना निशाना लगाता है तो उसे दिखता है कि एजियान ने उसी को अपना टारगेट बना लिया है। तो दोस्तों, इतने सारे लोग आखिर एक लड़की की जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हैं, यह जानने के लिए चलिए कहानी को थोड़ा पीछे यानी अतीत में लेकर चलते हैं। अतीत में हम देखते हैं कि एजियान एक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई होती है क्योंकि उसने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार दिया होता है। असल में वो आदमी जानबूझकर लड़कियों के टॉयलेट में जाकर लड़कियों के साथ गलत बर्ताव किया करता था। पुलिस के लोग भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह इतनी भोली भाली और सीधी सादी लड़की आखिर इस आदमी को इतनी बुरी तरह कैसे मार सकती है। इसीलिए वो एजियान से कहते हैं कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को बुला ले। इसके बाद एजियान अपने अंकल को कॉल करती है, मगर उसके फोन पर एक पुलिस वाला जवाब देता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनते ही एजियान जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपने अंकल के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जहाँ वो एजियान की कॉलेज के लिए एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एजियान का अंकल सिक्योरिटी के लिए खिड़की पर मोटी मोटी मजबूत रॉड लगा रहा होता है। तब एजियान कहती है कि हम 200वीं मंजिल पर रहते हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो आखिर कोई हमारे घर में क्यों घुसेगा। अंकल एक अलमारी भी लाया होता है और वो अलमारी एजियान को दिखाते हुए कहता है कि यह इमरजेंसी के लिए है। अगर कभी गोलियों की बरसात हो तो तुम इसके अंदर छुपकर बच सकती हो। यह सुनकर एजियान कहती है कि आप यह सब बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं, यहाँ गोलियों की बरसात होने की भला क्या वजह हो सकती है। वहाँ टेबल पर एजियान का कॉलेज आईडी कार्ड रखा होता है। अंकल उस आईडी कार्ड की फोटो खींच लेता है और एजियान से कहता है कि तुम अपने इस आईडी कार्ड का नंबर अच्छी तरह याद करके मुनहसबानी रट लो। एजियान को यह सब फालतू लगता है और वो सोचती है कि अंकल कहीं पागल तो नहीं हो गए, मगर फिर भी अंकल उसे यह नंबर तब तक रटवाता रहता है जब तक एजियान को वो अच्छी तरह याद नहीं हो जाता। खैर, वर्तमान में एजियान हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में एजियान को लाश वाले कमरे में ले जाकर उसके अंकल की लाश दिखाई जाती है। बॉडी देखकर एजियान कहती है कि हमेशा लोग आत्महत्या करने के लिए हाथ की नस काटते हैं, मगर मेरे अंकल ने गला क्यों काटा, ये बहुत ही अजीब बात है। असल में एजियान यह कहना चाहती थी कि उसके अंकल ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसे मार दिया गया है। मगर पुलिस वाला कहता है कि हमने घर के आसपास के कैमरे चेक कर लिए हैं
मगर वहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा गया। तभी एजियान को अपने अंकल के हाथ पर एक रहस्यमयी टैटू दिखाई देता है, मगर एजियान को इस टैटू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद वो अपने अंकल का फ्यूनरल करने के लिए सारी तैयारी करने लगती है। इसी वजह से वो अपने अंकल की फोटो लेने के लिए उस घर जाती है जहाँ वो अपने अंकल के साथ रहा करती थी। ठीक उसी वक्त जियोंगमिन नाम का एक लड़का वहाँ आता है और वो एजियान से कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल को जानता हूँ। जियोंगमिन को कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी होती है, इसीलिए वो पहले एजियान के लिए एक वेबसाइट पर काम करता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे अंकल ने बाथरूम में जाकर आत्महत्या की थी ना, तो क्या तुमने बाथरूम साफ कर लिया है? इस पर एजियान कहती है कि अभी मेरी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। तब जियोंगमिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए बाथरूम साफ कर दूंगा। इसके बाद बाथरूम साफ करते वक्त जियोंगमिन को एक बहुत पुराना फोन मिलता है जो शायद अंकल का ही होता है। इसके बाद एजियान अपने पूरे नियम कायदों के मुताबिक अपने अंकल का फ्यूनरल पूरा करती है। अंकल की मौत के गम में एजियान अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रही होती है। खैर, जाते वक्त उस बस का ड्राइवर आकर एजियान की सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जला देता है और जब तक एजियान अपनी सिगरेट खत्म नहीं कर लेती वो आदमी वहीं खड़ा रहता है। अंकल का फ्यूनरल खत्म करने के बाद जब एजियान घर आती है तो उसे घर में बिल्कुल अकेला बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि उसके माँ बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे और उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ उसका अंकल ही था जो एजियान का ख्याल रखता था, और अब वो भी नहीं रहा। फ्यूनरल के आखिरी वक्त एजियान की आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं था, मगर घर आने के बाद वो अपने अंकल को याद करके जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अगर आपको मुझे छोड़कर जाना ही था तो फिर आप हमेशा मेरे सामने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते ही क्यों थे। इसी दौरान वहाँ जियोंगमिन आता है और वो एजियान से कहता है कि बाथरूम साफ करते वक्त मुझे एक पुराने जमाने का फोन मिला था। वो फोन देखकर एजियान बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंकल के पास तो हमेशा लेटेस्ट मॉडल का ही फोन हुआ करता था। तभी उस पुराने फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने 70 मिलियन वॉन जमा कर दिए हैं, मुझे आइटम कब मिलेगा। तभी उस पर एक और मैसेज आता है जिसमें बैलेंस 18 मिलियन वॉन दिखाया गया होता है। यहाँ इतनी बड़ी रकम होती है कि एजियान ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। इसके बाद वो दोनों अंकल की उस वेबसाइट को चेक करते हैं जहाँ वो पाइप बेचा करते थे, क्योंकि दोनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कोई सिर्फ पाइप बेचकर इतना पैसा कैसे कमा सकता है। तभी अचानक जियोंगमिन उसी वेबसाइट के जरिए किसी और वेबसाइट में पहुँच जाता है जहाँ मोर हेल्प लिखा होता है। यह देखकर एजियान को याद आता है कि यही शब्द तो उसके अंकल के हाथ पर भी लिखे हुए थे। तभी जियोंगमिन कहता है कि यह तो कोई डार्क वेब वाली इलीगल हथियार बेचने की वेबसाइट है। एजियान कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ एक मैसेज आता है जिसमें कोई पूछ रहा होता है कि मैंने तो पैसे जमा कर दिए थे, मगर यह सामान कब डिलीवर होगा। तब एजियान खुद उस मैसेज का जवाब देती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दिए जाएंगे। तभी सामने से जवाब आता है कि इसका मतलब वो मर चुका है, तो फिर तुम भी मर जाओगी एजियान। यह देखकर जियोंगमिन जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देता है। ठीक उसी वक्त फिर से दरवाजे की घंटी बज उठती है। एजियान जब जाकर देखती है तो गेट पर मिन्ही नाम की एक लड़की खड़ी होती है। वो एजियान से कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे घर के अंदर आने दो। इस पर एजियान कहती है कि इस वक्त मेरे अंकल घर पर नहीं है, आप किसी और दिन आ जाइए। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसका अंकल कई सालों बाद घर वापस आता है। इतने दिनों बाद घर आने की वजह से उसकी माँ और भाई उससे बहुत नाराज होते हैं। उस वक्त एजियान बहुत छोटी होती है और ये पहली बार होता है जब उसकी मुलाकात अपने अंकल से हुई होती है। अंकल के आने के कुछ ही दिनों बाद एजियान की दादी गुजर जाती है। इतने बड़े गम के बावजूद भी एजियान के पापा अपने अंकल पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि माँ बीमारी की वजह से नहीं मरी, हमें एक बार पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। वहाँ एजियान भी मौजूद होती है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। तभी एजियान की मम्मी अंकल के पास आकर कहती हैं कि तुम एजियान को लेकर घर चले जाओ, यहाँ का बाकी सब हम संभाल लेंगे। उनके जाने के बाद वहाँ लिनम नाम का एक आदमी आता है। उसे देखकर एजियान के पापा कहते हैं कि माफ करना सर, असल में आप कौन हैं? हम आपको पहचान नहीं पाए। इधर घर पर एजियान और अंकल बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तब अंकल एजियान से कहता है कि देखो, उस शेर को लोमड़ियाँ घेर कर मार डालेंगी,
मगर फिर भी वो शांत है क्योंकि कमजोर लोग ही हमेशा चीखते चिल्लाते हैं। ठीक उसी वक्त उसके पास एक कॉल आती है और इस कॉल के बाद अंकल बहुत चिंता में पड़ जाता है। वो एजियान से कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरा एक दोस्त तुम्हारा ख्याल रखने आएगा, उससे पहले अगर कोई और आए तो तुम दरवाजा मत खोलना। अंकल के जाने के बाद वहाँ एक आदमी आता है जो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। एजियान यह कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या यह सच में अंकल का दोस्त है, इसलिए वो उससे एक सवाल पूछती है, मगर वो आदमी बिना जवाब दिए ही दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है। तभी वहाँ एक और आदमी आकर उसे बाहर खींच लेता है और उसे मार डालता है। फिर अंदर आकर एजियान से कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आने लगते हैं। तब वो एजियान से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। इसके बाद जब वो आदमी अंदर जाता है तो एजियान को अंदर से जोर जोर से मारपीट की आवाजें सुनाई देती है। तब वो धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है, बाहर उसके अंकल के दोस्त को उन्होंने मार डाला होता है। यह गुंडा कोई और नहीं बल्कि ली होता है। इसके बाद अंदर जाकर देखती है कि एजियान खिड़की से भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो भाग नहीं पाती बल्कि ऊपर से सीधा नीचे एक सोफे के ऊपर गिर जाती है। तब एजियान जल्दी से वहाँ से उठकर भागने लगती है, मगर रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए आसपास के लोग उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में दो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि यह तो उन्हीं लोगों की बेटी है ना, जिनकी माँ का फ्यूनरल करते वक्त वो मर गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एजियान के माँ बाप गुजर चुके हैं। इसके बाद रात को एजियान सपना देखती है कि उसके पास एक लोमड़ी आई है और लोमड़ी के मुंह में उसके अंकल के दोस्त का हाथ होता है। यह देखकर एजियान डर के मारे नींद से जाग जाती है। उधर वो आदमी एजियान को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, मगर जब वो एजियान के कमरे में जाता है तो देखता है कि एजियान पहले ही वहाँ से भाग चुकी है। भागते भागते एजियान एक लाश वाले कमरे में घुस जाती है और खुद को छुपाने के लिए एक लाश के साथ फ्रिज के अंदर लेट जाती है। एजियान देखती है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही होती है। वो आदमी एजियान को ढूंढ ही निकालने वाला होता है, तभी उसका अंकल आकर उस आदमी को खत्म कर देता है। इसके बाद अंकल एजियान को फ्रिज से बाहर निकालता है, मगर इतनी देर अंदर रहने की वजह से एजियान बेहोश हो चुकी होती है। यह दिन एजियान की जिंदगी में दोबारा कभी ना लौटे, इसीलिए वो एजियान को लेकर शहर से बहुत दूर रहने के लिए चला जाता है। जब एजियान अपना सामान लेकर अंदर जा रही होती है तो वो घबरा जाती है। उसे देखकर अंकल कहता है कि देखो एजियान, मैं वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारे माँ बाप किया करते थे। एजियान के साथ कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ था उसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि वो डर की वजह से किसी से बात भी नहीं कर पाती। यह सब देखकर अंकल बाहर आकर खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसकी वजह से ही एजियान को यह सब सहना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात ना कर पाने की वजह से स्कूल में भी सब बच्चे एजियान को परेशान करते हैं। वहाँ जोंगमिनो भी पढ़ता होता है, वो हमेशा एजियान की मदद किया करता है। सारे बच्चे एजियान से कहते हैं कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को मारकर फिर खुद छत पर जाकर आत्महत्या कर ली। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंकल एजियान का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता है, मगर वो एजियान को उसकी माँ जैसा प्यार नहीं दे पा रहा होता। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि एजियान उस सदमे से बाहर निकलकर पहले जैसी खुश रह सके। एक दिन स्कूल में एजियान को परेशान करने के लिए कुछ बच्चे एजियान को स्कूल के बेसमेंट में बंद करके ताला लगा देते हैं। स्कूल खत्म हो जाता है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तब एजियान को फिर से वही लोमड़ी दिखाई देती है जो वो हमेशा देखा करती थी। डर के मारे एजियान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज भी वापस आने लगती है। एजियान जोर जोर से अपने अंकल का नाम पुकारने लगती है। कुछ देर बाद जब अंकल आकर गेट खोलता है तो उसे देखकर एजियान कहती है कि आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। इसके बाद हम वर्तमान में देखते हैं कि यह मिन्ही अकेली ही दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी होती है। एजियान उसे बार बार यही कह रही होती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरे अंकल घर पर नहीं है। इसीलिए मिन्ही उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोंगमिन उस वेबसाइट से यह पता लगाता है कि असल में उस वेबसाइट से सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर ही चीजें खरीद सकते हैं और हर मेंबर को अलग अलग कोड के हिसाब से चीजें दी जाती हैं। वहाँ 4 तरह के कोड होते हैं। कोड रेड वाले ऐसे लोग होते हैं जो सब खतरनाक किलर होते हैं। कोड पर्पल वाले जासूस होते हैं। कोड येलो वाले मारपीट होने के बाद उसे साफ सुथरा करने का काम करते हैं और कोड ग्रीन वाले जिनके पास होता है वो किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर कोड ग्रीन वालों को बचाने
बचाने के लिए बाकी सब लोग जान की बाजी लगा देते हैं। जियोंगमिन कहता है कि कोड ग्रीन तो इसी वेबसाइट का मालिक है, यानी तुम्हारा अंकल। ये सुनते ही एजियान का सिर घूम जाता है, मगर तभी कुछ लोग आकर घर पर हमला कर देते हैं और घर के चारों तरफ की बाउंड्री तोड़ देते हैं। और यह कोई साधारण ड्रोन नहीं होता, बल्कि खतरनाक बंदूक से जुड़ा हुआ होता है। दोनों जान बचाने के लिए वहाँ से अंदर की तरफ भागने लगते हैं। तभी सामने से एक और ड्रोन उन पर गोली चला देता है, मगर वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बुलेट प्रूफ होती हैं। मगर यह ड्रोन भी कम नहीं होता, वो बम ब्लास्ट करके सारा कांच तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। तब जियोंगमिन एक कमरे के अंदर एक लोहे की आलमारी देखता है और वो उस आलमारी के अंदर छुप जाता है, मगर वो ड्रोन बम से वो आलमारी भी खोल देता है। और जैसे ही वो ड्रोन जियोंगमिन को मारने ही वाला होता है, तभी एजियान आकर अपनी गुलेल से मारकर उसका बैलेंस बिगाड़कर उसे क्रैश करवा देती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब एजियान 17 साल की होती है, तब अंकल उसके घर को पहले से बेहतर बनाने के लिए मजदूर लेकर आता है। मजदूरों में से एक बासिन नाम का मजदूर कहता है कि आपका घर बहुत कमजोर है, हमें इसे बहुत अच्छी तरह रिपेयर करना होगा, इसीलिए हमें इस काम के लिए डबल पैसे चाहिए और इस काम को पूरा करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसीलिए अंकल सारा सामान पैक करके एजियान को लेकर पहाड़ पर कैंपिंग करने के लिए निकल जाता है। मगर उस पहाड़ पर पहुंचते ही अंकल हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि उसके पैर में भी चोट लग जाती है। यह देखकर एजियान उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम किसी होटल में भी रह सकते थे, आपको इस बड़े बड़े मजे लेने की भला क्या जरूरत थी। तब अंकल कहता है कि देखो एजियान, अगर कभी तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो बहस करने से बेहतर यही होगा कि तुम उसका कोई हल ढूंढो। इसके बाद वो एजियान को एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाओ, शायद वहाँ से हमें कोई मदद मिल जाए। ये कहकर वो एजियान को एक गुलेल देते हुए कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ, बाहर जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। एजियान के वहाँ से जाने के बाद अंकल बासिन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी दी हुई ड्रग्स ने बहुत अच्छा काम किया है। एजियान अब इस दायरे से बाहर निकल चुकी है, हमें उसे खुद ही अपने फैसले लेने देने चाहिए। इधर एजियान चलते चलते एक इमरजेंसी बूथ के पास पहुँच जाती है। एजियान जैसे ही उस बूथ का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर से ढेर सारे जंगली कुत्ते बाहर निकल आते हैं। कुत्तों के बीच भी एजियान को वही लोमड़ी दिखाई देती है जो लोमड़ी वो हमेशा देखा करती थी। तब एजियान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो बहुत हिम्मत करके अपनी गुलेल से सब पर हमला कर देती है। इससे वो लोमड़ी गायब हो जाती है। इसी बीच वो अंकल अपनी बंदूक लेकर वहाँ आ जाता है और कुत्तों को डरा कर वहाँ से भगा देता है। वहाँ से जाने के बाद एजियान अंकल से कहती है कि आपके पास तो एक असली बंदूक है और आपने मुझे एक गुलेल पकड़ा दी। तब अंकल को समझ आ जाता है कि उसके पास बंदूक होने पर एजियान को कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो अगले दिन से एजियान को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो यही चाहता था। अंकल सबसे पहले उसे बंदूक लगाना सिखाता है और फिर खाली बोतलों को निशाना बनाकर एजियान से प्रैक्टिस करवाता है। यहाँ से हम वर्तमान में देखते हैं कि एजियान और जियोंगमिन उस बुलेट प्रूफ दरवाजे की मदद से बाहर निकल आते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता होता कि वो ड्रोन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो ड्रोन फिर से बम लगाकर सब कुछ धुआं धुआं कर देता है और उन दोनों को अपना निशाना बना लेता है। इसी बीच बाहर मिन्ही दोबारा वापस आ जाती है। उसके पास ऐसी एक बंदूक होती है जिसे चलाते ही उसमें से ऐसी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है कि सारे ड्रोन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद मिन्ही घर के अंदर जाकर जियोंगमिन को पकड़ लेती है। वो जियोंगमिन का हाथ स्कैन करके उसका कोड ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसके पास कोई कोड नहीं होता, इसीलिए मिन्ही उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच एजियान अपनी गुलेल लेकर मिन्ही पर हमला करने आती है, मगर मिन्ही बहुत आसानी से एजियान को अपने काबू में कर लेती है। मिन्ही को पता चल जाता है कि एजियान एक कोड ग्रीन है। इसी बीच वो स्नाइपर गोली चलाना शुरू कर देता है। तब मिन्ही एजियान को धक्का देकर हटाकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वो एजियान से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें बचाने आई हूँ। वो आगे यह भी कहती है कि याद है जब तुम अपने अंकल का नाम जोर जोर से 3 बार बोलती हो, तब तुम्हारी समस्या क्यों हल हो जाती है, क्योंकि तुम भी एक कोड ग्रीन हो और बाकी सारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इधर उस पुल के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। उनमें से एक कहता है कि सर,
उस घर में सिर्फ एक लड़की है। मुझे पता है वो जिनमिन की भतीजी है, मगर एक को मारने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत आ गई। उधर मिन्ही घर के अंदर स्मोक ग्रेनेड से धुआं फैला देती है, जिससे ली को घर के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब धुआं साफ करने के लिए एक ड्रोन भेजा जाता है, तो मिन्ही उस ड्रोन को गोली मारकर नीचे गिरा देती है, मगर ली बाहर से मिन्ही को देखकर पहचान लेता है और जल्दी से मिन्ही पर गोली चला देता है और वो गोली सीधे मिन्ही के हाथ में लगती है, जिससे उसके हाथ से वहीं बंदूक गिर जाती है। उधर वो आदमी जब यह जान जाता है कि अंदर मिन्ही उस लड़की की मदद कर रही है, तो वो डर जाता है और ली से कहता है कि वो तो बहुत खतरनाक कोड किलर है, हमें इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए और पैसे चाहिए। तब ली कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मगर तुम जल्दी अपने आदमियों को लेकर घर के अंदर जाओ। अब यहाँ वही वक्त होता है जब एजियान ने ली को अपना टारगेट बना लिया था। ली एजियान पर गोली चलाता है, मगर गोली मिस हो जाती है। इसी बीच वो सारे लोग घर के चारों तरफ घेरा डाल देते हैं, मगर मिन्ही के डर की वजह से वो सीधे अंदर नहीं जा पाते। मिन्ही एजियान से कहती है कि तुम अपने अंकल के वर्कशॉप में चली जाओ, वहाँ एक सेफ जगह है, डरो मत। जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल से वादा किया था। इसके बाद एजियान अपने अंकल के वर्कशॉप में चली जाती है। वहाँ जाकर मिन्ही एजियान और जोंगमिन को एक दीवार की तरफ इशारा करती है और एजियान को अंदर रखकर वो खुद उन गुंडों से लड़ने के लिए चली जाती है। दीवार पर एक पासवर्ड सिस्टम लगा होता है। एजियान वहाँ अलग अलग पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, जैसे अपने अंकल का जन्मदिन, मगर वो काम नहीं करते। तभी उसे याद आता है कि उसके अंकल ने उसे अपने स्कूल का आईडी नंबर रटाया था। तो जैसे ही एजियान उस नंबर का इस्तेमाल करती है, वैसे ही वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। वो जगह जमीन के नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में बनी हुई होती है, जहाँ तरह तरह के हथियार और सामान रखे होते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं, वहाँ एक लड़का आकर एजियान से कहता है कि हेलो एजियान, कैसी हो, मैं भाई हूँ। इधर वो सारे लोग अंकल के वर्कशॉप में घुस आते हैं। वहाँ उनके सामने सिर्फ मिन्ही होती है, मगर वो मिन्ही को मारने के लिए डर डर कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती से मिन्ही उन सबको खत्म कर सकती है। इसी बीच मिन्ही उस वर्कशॉप की सारी लाइटें बंद कर देती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। मिन्ही जिस तरह लड़ रही होती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मिन्ही अकेली ही सबको मार डालेगी। तभी एक आदमी मिन्ही को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ बैठता है, मगर अचानक उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है, क्योंकि मिन्ही को मारने से पहले ही मिन्ही ने उस आदमी के शरीर में नुकसानदेह जहर डाल दिया था। इधर वो भाई जोंगमिन की तरफ हथकड़ी फेंकते हुए कहता है कि तुम जोंगमिन के हाथ बांध दो, मगर एजियान बड़ी चालाकी से भाई को ही पकड़कर उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच हम यहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें एजियान कुछ दिनों से एक लड़के के साथ रिश्ते में जुड़ी होती है। एक दिन रात को वो लड़का एजियान को घर छोड़ने आता है। वहाँ एजियान का अंकल और बासिन मिलकर उस लड़के को पकड़कर डराने लगते हैं और वो लड़का बासिन को देखकर इतना डर जाता है कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, मगर वहाँ एजियान काम करती होती है, इसीलिए वो लड़का एजियान को देखकर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता है। यह देखकर एजियान समझ जाती है कि वो लड़का अपने अंकल के डर की वजह से उससे दूर रहता है। इसी वजह से वो घर जाकर अपने अंकल से कहती है कि आप मुझे बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं रहने देते। एजियान कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही आप मुझे बाहर जाने देते हैं। यह सुनकर अंकल कहता है कि मैं तुम्हें वो सब करने दूंगा जो तुम करना चाहती हो, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे चेहरे पर कम से कम एक बार मुक्का मारना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर एजियान खड़ी हो जाती है और अपने अंकल को मारने ही वाली होती है, मगर अंकल उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यह तो बहुत धीमा है। अगले दिन जब एजियान वर्कशॉप में काम कर रही होती है, तब बासिन उसे वो मशीन चलाना सिखा रहा होता है। तभी एजियान उसी मशीन से अपने अंकल को कोने में फंसा देती है और उसे मारने के लिए उसके पास जाती है, मगर वो अंकल को छू भी नहीं पाती। तब अंकल कहता है कि फालतू कोशिश करना छोड़ दो, मैं खाना बनाकर रख आया हूँ, जाकर खा लो। ये सुनकर एजियान को बहुत गुस्सा आता है, मगर बासिन आकर उसे समझाता है कि तुम बहुत धीमी हो, इस तरह से तो उसे मारना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं पाओगी। मगर एजियान बासिन की बात नहीं सुनती, इसीलिए बासिन उसे लॉक लगाकर बेहोश कर देता है। और जब एजियान को होश आता है तो वो दोनों से पूछती है कि क्या मैं मर गई हूँ
यह कहने के बाद उसे याद आता है कि बासिन ने उसे बेहोश किया था और तब उसके अंकल ने भी उसे नहीं बचाया। तो उसी रात एजियन बासिन के घर जाती है और बासिन से कहती है कि आपने मेरे साथ जो किया था वो मैं भी सीखना चाहती हूँ। असल में बासिन माथाया नाम का एक फाइटिंग एक्सपर्ट होता है। बासिन एजियन से कहता है कि तुम्हें अपने अंकल को मुक्का मारने के लिए यह सब सीखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने अंकल को तब मारो जब वो सो रहा हो। यह सुनकर एजियन कहती है कि यह तो बहुत आसान हो जाएगा और यह तो धोखा हो जाएगा। तब बासिन उसे सब कुछ सिखाने के लिए राजी हो जाता है, मगर एजियन से कहता है कि मुझे हफ्ते में 500 वॉन देने होंगे क्योंकि मुझे अपने बेटे को अगले साल प्राइवेट स्कूल भेजना है। इसके बाद से बासिन उसे फाइटिंग सिखाना शुरू कर देता है। एजियन भी बासिन की हर बात सुनकर उसे फॉलो करती है। एजियन हर रोज स्कूल से आने के बाद बासिन के पास ट्रेनिंग लेने चली जाती है। इसी बीच वो अपने अंकल को मारने की कोशिश भी करती रहती है, मगर वो हमेशा नाकाम हो जाती है। एजियन हर रोज सुबह बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग में कई महीने बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो बासिन के सिखाए हुए सारे मूव्स अच्छी तरह करने लगती है। एक दिन एजियन एक रास्ते से गुजर रही होती है, तब उसे दिखता है कि कुछ लड़के उसी के स्कूल की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। एजियन को देखकर वो लड़के उस लड़की को छोड़कर एजियन को ही परेशान करने चले आते हैं। एजियन के लिए यह अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका होता है। देखते ही देखते एजियन उनमें से 2 लड़कों को मार गिराती है, मगर तीसरा लड़का चाकू निकाल लेता है। ठीक उसी वक्त वहाँ अंकल आ जाता है और उस लड़के से चाकू छीनकर उसे चेतावनी देता है कि आज के बाद अगर तुम लोग एजियन के आसपास दिखे तो खैर नहीं। इसी बीच वो लड़की वहाँ पुलिस लेकर आ जाती है। पुलिस को देखकर वो लड़के भाग जाते हैं। वहाँ से जाते वक्त अंकल एजियन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बासिन से ट्रेनिंग लेकर बहुत मजबूत बन चुकी हो, मगर फिर भी अभी तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ सकती जिनके हाथ में चाकू हो, इसीलिए अगली बार वहाँ से भाग जाना। वहाँ से जाते वक्त वो बासिन के घर आती है और देखती है कि बासिन के घर के सामने बहुत सारे लोग और पुलिस खड़ी है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि बासिन हमसे पैसे लेकर भाग गया है। बासिन एजियन के लिए एक मैसेज छोड़ गया होता है जिसमें लिखा होता है कि एजियन अब तुम कमजोर नहीं रही। इधर वर्तमान में एजियन ने भाई को बांध रखा होता है। तभी उसे स्क्रीन पर दिखता है कि एजियन जहाँ जहाँ भी जाती है उन सारी जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। अब एजियन देखती है कि उसके बाथरूम में भी एक कैमरा लगा हुआ है। तब उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो भाई को लात मारकर पूछती है कि तुम यह सब कब से देख रहे हो। तब भाई कहता है कि एजियन अभी यह सब करने का वक्त नहीं है, बाहर मिन्ही की गोलियां खत्म होने वाली हैं और हमें मारने के लिए शायद और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुझे मिन्ही के पास जाकर जल्दी से गोलियां और दवाई देनी होगी। ठीक तभी एजियन वहाँ की सारी लाइटें जला देती है और इतनी तेज रोशनी की वजह से भाई को बहुत तकलीफ होती है, मगर एजियन उस पर दया दिखाकर उसे कवर पहना देती है। इसके बाद जैसे ही भाई एजियन को सारा सच बताने वाला होता है, जोंगमिन जबरदस्ती भाई का मुंह बंद कर देता है। मगर कुछ देर बाद जैसे ही उन दोनों का ध्यान भाई से हटता है, भाई बहुत आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और एजियन से कहता है कि तुम जोंगमिन पर भरोसा मत करना। यह कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। एजियन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। तब भाई एक चाल चलकर एजियन को एक सीक्रेट रूम में भेज देता है। उस कमरे को देखकर लगता है कि यह कोई कंट्रोल रूम है। इधर भाई पूरे शॉपिंग मॉल में अंधेरा कर देता है और नाइट विजन का इस्तेमाल करके वो जोंगमिन को स्टन गन से बेहोश कर देता है। इसके बाद भाई उसे पकड़कर बांध देता है और बैठकर एजियन से बात करता है। वो एजियन से कहता है कि तुम्हारी साइड में दूसरी दराज में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। एजियन जब दराज खोलती है तो वहाँ मोर हेल्प हैंडओवर नाम की एक किताब रखी होती है। भाई कहता है कि मोर हेल्प का मालिक यानी जिनबिन को अगर कुछ हो जाए तो उसकी भतीजी ही इसकी मालिक बनेगी और मैं एक कर्मचारी होने के नाते हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह सुनकर एजियन उससे कहती है कि अगर तुम मेरी सारी बात मानोगे तो तुम मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालो। बाहर आकर एजियन भाई की तरफ बंदूक तानकर कहती है कि तुम जोंगमिन को आजाद कर दो। तब भाई कहता है कि आप मुझसे और कुछ भी करवा लीजिए, मगर मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि इसी जोंगमिन की वजह से तुम्हारे अंकल की जान गई है। यह कहने के बाद भी मजबूरन भाई को जोंगमिन को आजाद करना ही पड़ता है।
आजाद होते ही जोंगमिन भाई को मारने लगता है। तब एजियान जोंगमिन की तरफ बंदूक तानकर कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है, जो कुछ भी भाई मुझे बताना चाहता है। तब भाई कहता है कि तुम्हारे अंकल ने आत्महत्या नहीं की हो सकती, यह शैतान एक दिन तुम्हारे अंकल के पास आया था और तभी अचानक तुम्हारे अंकल की मौत हो गई। सबूत के तौर पर भाई एजियान को एक वीडियो दिखाने को कहता है जो उसी कंप्यूटर में होता है। एजियान जैसे ही उस वीडियो पर क्लिक करने ही वाली होती है, ठीक तभी जोंगमिन जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि वहाँ क्लिक मत करो, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो जाएगा। जोंगमिन यह भी कहता है कि तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें स्कूल के बच्चों ने बेसमेंट में बंद कर दिया था, मगर मैंने ही तुम्हारे अंकल को तुम्हारे बारे में बताया था। यह सुनकर एजियान भाई से कहती है कि तुम ऊपर जाकर मिन्ही को गोलियां और दवाई देकर आओ, और तब वो जोंगमिन को छोड़ देती है। वहाँ से जाने से पहले भाई एजियान से जोर देकर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम शॉपिंग मॉल से बाहर मत निकलना। इसके बाद जान बचाने के लिए जोंगमिन एजियान को गले से लगा लेता है। जोंगमिन एजियान के कान के पास जाकर कहता है कि बचपन में जिसने तुम्हें बेसमेंट में बंद किया था वो भी मैं ही था। एजियान कुछ कर पाती उससे पहले ही वो एजियान को बेहोश करने का इंजेक्शन लगा देता है। वहाँ एक चश्मा रखा होता है जो भाई एजियान के लिए छोड़ गया था। तब एजियान चश्मे की तरफ एक नजर डालकर देखती है कि जोंगमिन के पास जो कलम है वो असल में एक सीक्रेट कैमरा है। एजियान धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, मगर यहीं पर उसे जोंगमिन का असली चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद जब एजियान को होश आता है तो एजियान देखती है कि जोंगमिन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। जोंगमिन को कोई एक आदमी कहता है कि तुम्हें अभी के अभी एजियान को मार देना है। यह सुनते ही जोंगमिन उसे मारने के लिए जाता है, मगर तभी जोंगमिन सोचता है कि मारने से पहले उसके सारे सवालों के जवाब क्यों ना दे दिए जाए। तब वो एजियान को बताना शुरू करता है कि बेबीलोन नाम की एक कंपनी है जहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। इसके बाद यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जोंगमिन अपने दोस्त से एक ऐसी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा होता है जहाँ इल्लीगल तरीके से हथियार खरीदे और बेचे जाते थे। जोंगमिन कहता है कि यह वेबसाइट बहुत अलग है, मैंने हैक किया और 5 मिनट बाद ही ये फिर से रिकवर हो गई। वो बार बार अपने दोस्त से उस वेबसाइट के बारे में पूछता रहता है, मगर उसका दोस्त हंसी मजाक में बात को टाल देता है। मगर फिर भी जोंगमिन बार बार पूछता रहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्लैक हैट हैकर बनना चाहता है। तभी वो दोनों एक बिल्डिंग के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। जब वो दोनों अपने कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे में 2 लोग आए हुए हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है कि क्या तुम ही वो लड़का हो जिसने मोर हेल्प वेबसाइट हैक की थी। असल में वो लोग बेबीलोन कंपनी के ही आदमी होते हैं। उस कंपनी का हेड जैक उन दोनों को थोड़ा वक्त देता है और कहता है कि तुम दोनों में से जो भी इस वेबसाइट को हैक कर पाएगा वो बच जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। तब जोंगमिन और उसका दोस्त पूरी ताकत और दिमाग लगाकर काम करने लगते हैं, मगर उन दोनों में से सिर्फ जोंगमिन ही यह काम कर पाता है। जोंगमिन का दोस्त समय के अंदर काम नहीं कर पाता, इसलिए वो आदमी जोंगमिन के दोस्त को मार डालता है। यहाँ हैरानी की बात ये है कि अपने दोस्त की मौत से जोंगमिन को जरा भी दुख नहीं होता, बल्कि वो अपनी काबिलियत देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद जैक जोंगमिन को जिंगमैन और एजियान की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। जोंगमिन एजियान को तो स्कूल के जमाने से ही जानता था, मगर उसने कभी जिंगमैन से मुलाकात नहीं की थी। इसीलिए वो एक दिन जिंगमैन के पास जाकर कहता है कि सर, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, आपको एक हेल्पर की जरूरत है, मैं यह जॉब करना चाहता हूँ। इसके बाद से वो जिंगमैन के साथ काम करना शुरू कर देता है और इसी बहाने वो जिंगमैन पर नजर रखता है। वो अपने सीक्रेट कैमरे से जिंगमैन की सारी जरूरी चीजें रिकॉर्ड करके बेबीलोन को भेजता रहता है। असल में उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह जिंगमैन के कंप्यूटर को हैक करके उसका पूरा कंट्रोल बेबीलोन को दे दिया जाए, मगर जिंगमैन के कंप्यूटर को हैक करने का मौका उसे मिल ही नहीं पाता था। मगर एक दिन जिंगमैन उससे पूछता है कि तुम्हें तो कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है ना, क्या तुम मेरा कंप्यूटर ठीक कर सकते हो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। कंप्यूटर रिपेयर करते वक्त जोंगमिन कहता है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और एजियान स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे। तब जिंगमैन उससे पूछता है कि एजियान तो बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट थी, उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था, तो फिर तुम दोनों दोस्त कैसे बने। खैर, जिंगमैन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मौका पाकर जोंगमिन उसका कंप्यूटर हैक कर लेता है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ एक कैमरा लगा हुआ होता है और उस तरफ से यह सब कुछ भाई देख रहा होता है। तो हो सकता है कि जिंगमैन को इस पूरे मामले के बारे में सब कुछ पहले से ही पता हो,
जब जोंगमिन उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तब उसे उस वेबसाइट की आईडी और पासवर्ड पता चल जाते हैं। यह सुनकर बेबीलोन बहुत खुश हो जाता है और उसी वक्त जोंगमिन के घर पहुंच जाता है। ये आदमी जोंगमिन से काम करवाकर उसे मार देना चाहता था, मगर तभी जोंगमिन कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैंने जो कुछ भी किया है वो सब रीसेट हो जाएगा। मगर फिर भी वो जोंगमिन को मारना चाहता है। तब जोंगमिन कहता है कि तुम्हें उसके हथियार चाहिए ना, यह सब पाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसीलिए वो जोंगमिन को नहीं मारते और उसका प्लान सुनते हैं। इधर वर्तमान में जोंगमिन एजियान को बताता है कि उसने कैसे प्लान बनाकर उसके अंकल को मार डाला। इसके बाद जोंगमिन एजियान को एक वीडियो दिखाता है और साथ ही एक आवाज भी सुनाता है। उसमें जोंगमिन ने एआई की मदद से एजियान की आवाज बनाई होती है जिसमें एजियान मदद मांग रही होती है। तब जोंगमिन अंकल से कहता है कि अगर तुमने खुद अपनी जान नहीं ली तो बेबीलोन एजियान को मार देगा। एजियान की आवाज सुनकर जिंगमैन जोंगमिन से कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, बस एजियान को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो जोंगमिन को आजाद कर देता है और खुद वॉशरूम में जाकर अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है। इधर जोंगमिन एजियान से कहता है कि तुम्हारा अंकल तो बहुत ही बेवकूफ था, मेरे एक छोटे से प्लान में ही फंस गया और अपनी जान दे दी। एजियान अपने अंकल का ऐसा वीडियो देखकर बहुत दुखी होती है, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए जोंगमिन से कहती है कि बेबीलोन के लोग तुझसे भी काम करवाकर तुझे भी मार देंगे और यह किलर मिन ही मुझे बचाने के लिए सबसे पहले तुझे ही मारेगी। एजियान की यह बात सुनकर जोंगमिन को थोड़ा डर लगने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से एजियान को मारने ही वाला होता है। ठीक तभी एजियान अपनी फाइटिंग स्किल इस्तेमाल करके जोंगमिन का हाथ मोड़ देती है और मौका पाकर वो उससे आजाद हो जाती है। तभी एजियान को अपने अंकल की बात याद आती है कि मुसीबत के वक्त खुद को बचाने के लिए अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करो। इसीलिए एजियान वहाँ जोंगमिन के लिए एक जाल बिछा देती है और जैसे ही जोंगमिन वहाँ आता है वैसे ही रस्सी में उसका पैर फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। इसके बाद एजियान उसे इतनी लातें और मुक्के मारती है कि वो जल्दी ही बेहोश हो जाता है। इधर भाई आकर मिन्ही को दवाई देता है। तब मिन्ही दवाई लेकर अपने घाव की जगह पर मलहम पट्टी करती है। भाई मिन्ही से कहता है कि बॉस ने कहा था कि यह अटैक कभी भी हो सकता है, इसीलिए भाई हथौड़े से वहाँ की एक दीवार तोड़ देता है जहाँ बहुत सारा गोला बारूद रखा होता है, यानी जिंगमैन ने इस्तेमाल के लिए जगह जगह हथियार छुपा कर रखे थे। दूसरी तरफ ली मदद के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके भेजे हुए लोगों को मिन्ही ने मार डाला है। वो अपने साथ एक डॉग रोबोट भी लेकर आते हैं जो देखने में शुरुआत में तो बहुत कमजोर लगता है, मगर जब उस डॉग रोबोट की पावर दिखती है तो वो भी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो दूसरा ग्रुप भी एजियान को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उधर मिन्ही भी उनके आने का इंतजार कर रही होती है। तभी भाई कहता है कि यह घर बाहर से देखने में तो एकदम नॉर्मल घर जैसा लगता है, मगर इसे इस तरह बनाया गया है कि कोई भी अंदर नहीं आ सके। तभी घर की खिड़कियां और दरवाजे मोटी मोटी लोहे की दीवारों से बंद होने लगते हैं, मगर पूरा घर बंद होने से पहले ही वो रोबोट आकर उन सबके लिए दरवाजा बंद होने से रोक देता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि मिन्ही और भाई किसी और लोहे की दीवार के पीछे छुपे होते हैं। इधर एजियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तब वो उस हैंडओवर बुक को पढ़ती है। उसमें जिंगमैन ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम डर गई हो, मगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि तुम पीछे वाले रास्ते का इस्तेमाल करो, इससे तुम इस मुसीबत से बाहर निकल पाओगी और एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। तुम्हारी एक नई पहचान होगी, नई जिंदगी होगी और तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए पैसे भी होंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उन लोगों की मदद करो जो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। इधर वो रोबोट दीवार में एक छेद करके अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है, मगर मिन्ही पहले से ही तैयार होती है, इसीलिए वो गेट खुलते ही बीच में बाहर आ जाती है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। इसी बीच एजियान उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है। एजियान 2 ग्रेनेड निकालकर उन गुंडों की तरफ फेंकती है जिससे वो सारे गुंडे ब्लास्ट में मारे जाते हैं, मगर उनमें से वो मोटी चमड़ी वाला आदमी नहीं मरता। वो अंदर जाकर मिन्ही को गोली मारता है और एजियान को उठाकर लाकर मारना शुरू करता है। तभी ली फोन करके उससे कहता है कि तुम एजियान को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तभी पीछे से किसी ने उस आदमी को भी मार डाला। हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि बासिन होता है।
होता है। वो कहता है कि एजियान तुम तैयार हो जाओ, बेल वापस आ गया है। ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप को भी मार डाला था। इसके बाद यहाँ से हम 14 साल पहले का एक सीन देखते हैं। वहाँ बेबीलोन का एक सोल्जर अपना इंटरनेशनल मिशन पूरा कर रहा होता है। इस मिशन को जिंगमैन लीड कर रहा होता है और सारे दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। दुश्मनों के घेरने के बाद जिंगमैन को यह पूरा भरोसा होता है कि ली और बेल जरूर बैकअप के लिए आएंगे, मगर इधर ली खुद ही मुसीबत में फंस चुका होता है। यहाँ ली का एक जूनियर उसकी जान बचाता है, मगर तभी वहाँ और भी कई दुश्मन आकर उन्हें घेर लेते हैं, जहाँ उनके बचने की जरा भी उम्मीद नहीं होती। मगर तभी वहाँ बेल आकर एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देता है। बेल कहता है कि मैं इस बिल्डिंग में मौजूद लोगों को संभाल लूंगा, तुम बाहर जाकर जिंगमैन को कवर करो। इसके बाद ली अपने स्नाइपर से जिंगमैन के पास आने वाले दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने लगता है। यह देखकर जिंगमैन समझ जाता है कि बैकअप आ चुका है। ऑपरेशन सफल होने के बाद जिंगमैन को बताया जाता है कि बेल और ली की टीम अभी तक बेस कैंप नहीं पहुंची है। इसीलिए जिंगमैन बासन से कहता है कि वो उन दोनों को ढूंढ कर लाए। इधर बेल एक बिल्डिंग के अंदर होता है जहां आम नागरिक भी मौजूद होते हैं और वो बेल से मदद मांगते हैं, मगर बेल इतना निर्दयी होता है कि वो उन्हें भी मार डालता है। तभी वहां ली और उसका जूनियर आते हैं। उस जूनियर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि बेल ने मिशन के दौरान बेगुनाह लोगों को मार डाला। इस बात को छुपाने के लिए ली उस जूनियर को भी मार देता है। तब पता चलता है कि ली बेल का गुलाम बन चुका है। गोलियों की आवाज सुनकर जब जिंगमैन वहां आता है तो ली उससे झूठ बोल देता है कि यह बेचारा जूनियर उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए मारा गया। इसी बीच वहाँ एक बच्चा हाथ में बंदूक लेकर सामने आता है। तब बेल बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को भी मार डालता है। यह देखकर जिंगमैन हैरान रह जाता है। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है कि ऑपरेशन के दौरान बेल ने ऑपरेशन एरिया से दूर एक बिल्डिंग में मौजूद आम लोगों को भी मार डाला था, जो कि नियमों के खिलाफ था। जब ली को बुलाकर इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने वहाँ किसी भी आम नागरिक को नहीं देखा, बल्कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर आए हैं। इसके बाद जब जिंगमैन को इस बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है तो वो भी मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए सबूत ना मिलने की वजह से बेल को छोड़ दिया जाता है। असल में जिंगमैन को पता होता है कि बेल ने यह सब जानबूझकर किया था और उसके जूनियर को भी उसी ने मारा था, क्योंकि उसके सिर में जो गोली लगी थी वो बेल की गोली से मैच करती थी। ये खबर उसने बेबीलोन के हेड जैक को भी दी थी। जिंगमैन उससे कहता है कि बेल लोगों को मारने में बहुत मजा लेता है, इसीलिए मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। तब जैक कहता है कि तुम और बेल मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। तब जिंगमैन एक शर्त रखता है कि आज के बाद बेल को कभी भी मेरे मिशन पर मत भेजना। मगर एक दिन जैक उससे कहता है कि इस आखिरी मिशन में तुम बेल के साथ काम करो, क्योंकि यह मिशन बहुत बड़े ड्रग सप्लाई का है। मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है, मगर अगर तुम फेल हो गए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए यह ऑर्डर ऊपर से आया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद पूरी टीम लाओस के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले जिंगमैन बेल को समझाता है कि तुम वहाँ जाकर कोई मुसीबत मत खड़ी करना। इसके बाद वो उस ड्रग डीलर के अड्डे में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। वहाँ बेल को ऐसे दो लोग मिलते हैं जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता और जिंगमैन को ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करने का ऑन ऑर्डर मिला होता है, मगर बेल जबरदस्ती उनके हाथ में हथियार पकड़ाकर उन्हें मार देता है। इधर जिंगमैन उस ड्रग डीलर को भी ढूंढ निकालता है जिसे जिंदा पकड़ना होता है, तभी उनका मिशन पूरा होगा और सब लोग मिशन पूरा होने की खुशी मना रहे होते हैं। मगर तभी ली को एक कमरा दिखाई देता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बंदी बनाई गई होती हैं। वो लड़कियाँ इन्हें देखकर मदद मांगने लगती है। तब बेल कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर बेल उस कमरे में एक ग्रेनेड फेंक देता है और सारी लड़कियों को बम ब्लास्ट में मार डालता है। आवाज सुनकर जब जिंगमैन वहाँ आता है तो कमरे के अंदर का हाल देखकर उसका होश उड़ जाता है। इसीलिए इस बार वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। जिंगमैन कहता है कि मैं इस बारे में कंपनी के पास जाकर रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब तुमने हद पार कर दी है। इसके बाद वो सब अपना काम खत्म करने के लिए उस बिल्डिंग की जगह जगह टाइम बम लगा देते हैं। मगर जिंगमैन को एक
कमरे के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिन्ही होती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जिंगमैन उसे बचाने का फैसला करता है। जिंगमैन मिन्ही के बारे में किसी को नहीं बताता क्योंकि अगर बेल को पता चल जाता तो वो उसे भी मार डालता। जिंगमैन सबसे कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं आखिरी बार इस बिल्डिंग को चेक करके आता हूँ। यह कहकर वो अंदर आकर मिन्ही को अपने साथ लेकर निकलने ही वाला होता है, मगर ठीक तभी वहाँ बेल आ जाता है। जिंगमैन जल्दी से मिन्ही को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और खुद बेल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल के फाइटर होते हैं, इसीलिए कोई किसी को मार नहीं पाता। मगर बेल मौका पाकर जिंगमैन को मारने की कोशिश करता है, तब मिन्ही पीछे से गोली मारकर बेल की एक आंख खराब कर देती है। तब जिंगमैन उसे चाकू से कई बार वार करता है। बेल कहता है कि अगर आज तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं पहले तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों को मारूंगा और फिर तुम्हें भी तड़पाऊंगा। तो यहाँ बम ब्लास्ट होने का वक्त हो चुका होता है, इसीलिए जिंगमैन जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और बेल उस बम ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। इसके बाद जिंगमैन बेबीलोन कंपनी में आकर कहता है कि मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था और बेल ने मेरी मदद की, मगर उस वक्त मैं छत पर था इसीलिए बच गया और बेल वहीं रह गया और इतना कम वक्त था कि मैं उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाया। इसके बाद जिंगमैन इस काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेता है और सब मिलकर बेल की आत्मा की शांति के लिए बेल की सारी चीजें आग में जला देते हैं। तब ली कहता है कि मुझे लगता था कि बेल स्टील का बना है, मगर वो तो हमसे पहले ही नर्क पहुंच गया और तुम भी जिंग ब्रेक ले रहे हो, मगर जल्दी वापस आ जाना ताकि हम और पैसे कमा सके। इसके बाद जिंग घर जाने के लिए बस स्टॉप पर अपने हुंडा नाम के दोस्त का इंतजार कर रहा होता है, मगर वो देखता है कि बेबीलोन कंपनी के लोग अभी भी उस पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त से मुलाकात नहीं करता और सीधा अपने घर चला जाता है। इसके बाद जिंगमैन के घर वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, मगर वो जिंगमैन पर बहुत गुस्सा भी होती है क्योंकि वो इतने दिनों बाद घर क्यों लौटा। और यही वो वक्त होता है जब एजियन पहली बार जिंगमैन से मिलती है। इधर ली एक खाली जगह पर स्नाइपर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए वहाँ एक आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि बेल होता है। बेल उस दिन धमाके से बच गया था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका होता है। उधर जिंगमैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मिन्ही को लाओस से बाहर भेज देता है। मिन्ही जिंगमैन के एक दोस्त के पास पहुंच जाती है। तब मिन्ही उसे एक मैसेज दिखाती है जिसमें जिंगमैन लिखता है कि कुछ दिनों के लिए इसका ख्याल रखना। जिंगमैन के इस दोस्त का नाम हुंडा होता है, वो बोल नहीं पाता था। मिन्ही उसी के साथ रहना शुरू कर देती है और उसके काम में उसकी मदद करती है। एक दिन हुंडा कैमरे में देखता है कि बाहर एक अनजान आदमी आया है, इसीलिए वो जाकर चेक करता है और देखता है कि गेट का ताला टूटा हुआ है और वो आदमी अंदर आ गया है। हुंडा देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिंगमैन होता है। जिंगमैन कहता है कि तुम एक आर्म्स डीलर हो, फिर तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी नॉर्मल क्यों है? तब मिन्ही जिंगमैन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर आकर जिंग को गले लगा लेती है। इसके बाद जिंगमैन हुंडा को वो सब कुछ बताता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। जिंगमैन इस बात से चिंतित होता है कि किसी को भी बेल की बॉडी नहीं मिली। तब हुंडा कहता है कि तुम चिंता मत करो, शायद वो मर चुका है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे लिए काम करो, हम बहुत पैसे कमाएंगे। मेरा एक छोटा भाई है जो कंप्यूटर के मामले में जीनियस है, हम अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाएंगे। खैर, जिंगमैन जब अपने घर आया था तो उसके बाद उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। जब जिंगमैन की माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तब रात को एक आदमी उसके पास आता है और उसकी माँ को लगता है कि शायद जिंगमैन आया है, मगर वो बेल होता है जो उसे मार डालता है। असल में बेल और ली मिलकर जिंगमैन को तकलीफ देने के लिए ये सब करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ ली भी होता है, मगर एक आदमी कहता है कि हमें उसके परिवार के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे ये सही नहीं लग रहा। मगर ली उसे डराता है कि परिवार सिर्फ जिंगमैन का ही नहीं, तुम्हारा भी तो है। इसके बाद उसकी माँ के फ्यूनरल का दिन आता है। यहाँ जिंगमैन अपने भाई से माँ का पोस्टमार्टम करने के लिए कहता है, मगर उसका भाई ये सब करना नहीं चाहता। वहाँ एजियन भी होती है, उसे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए उसकी माँ उसे जिंगमैन के साथ घर भेज देती है। जिंगमैन के वहाँ से जाने के बाद ली वहाँ आ जाता है और उसके लोग सारे सीसीटीवी कैमरे हैक कर लेते हैं। इसके बाद वो एजियन के माँ बाप से मिलता है, मगर वो ली को पहचान नहीं पाते। ली कहता है कि मैं जिंगमैन का दोस्त हूँ। इसके बाद ली एजियन के माँ बाप से झूठ बोलकर उन्हें छत पर ले जाता है, जहाँ पहले से बेल चाकू लेकर बैठा होता है।
है। बेल उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मार डालता है और एक झूठी कहानी बना देता है कि एजियान के पापा ने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर खुद बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी वजह से एजियान को बचपन में बहुत ज्यादा बुलिंग का शिकार होना पड़ा। उधर रास्ते में जिंगमैन के पास एक औरत आकर मदद मांगती है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई होती है, मगर यह एक चाल होती है और उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आकर जिंगमैन की गाड़ी से टकरा जाता है। तब ट्रक से बहुत सारे लोग हथियार लेकर उतरते हैं और जिंगमैन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है कि जिंगमैन मर गया है, मगर तभी जिंग अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर एक मशीन गन से उन सबको मार डालता है। इधर हुंडा को मारने के बाद वो सब उसके वर्कशॉप में घुसकर सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। यह सब कुछ मिन्ही सीसीटीवी फुटेज में देखती है और मिन्ही समझ जाती है कि हुंडा अब जिंदा नहीं रहा। हुंडा पहले से ही उसे इस दिन के लिए तैयार करके रख गया होता है। इसके बाद मिन्ही उन सबको मार डालती है और एक बटन दबाकर पूरी जगह में आग लगा देती है ताकि सारे सबूत मिट जाए। इसके बाद हम बासिन को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। बासिन देखता है कि उसके घर का गेट खुला हुआ है। तब वो चाकू लेकर अंदर जाता है और देखता है कि जिंग बेहोश होकर वहीं पड़ा है। तब बासिन जल्दी से जिंगमैन के शरीर से गोली निकालता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। जब जिंगमैन को होश आता है तब बासिन उससे कहता है कि मैंने बेबीलोन छोड़ दिया है और मैं अब इस सब में और नहीं जुड़ना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो जिंगमैन से पूछता है कि तुमने बेल को मारने की कोशिश क्यों की। तब जिंगमैन कहता है कि अगर मैं उस दिन कोर्ट में सच बोल देता तो ऑपरेशन के दौरान वो मासूम लड़कियां नहीं मरती। इसके बाद वो बासिन से एक बंदूक लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब बेल को पता चलता है कि उसके आदमी एजियान को पकड़ नहीं पाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ जैक आता है और बेल से कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिंगमैन एक धोखेबाज है, उसने हमसे झूठ बोला है और उसने मेरे बहुत सारे लोगों को मार डाला है, इसीलिए कंपनी उसे देख लेगी तो मैं सबसे दूर रहूं। यहाँ से सीन कट करके हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ वो आदमी फिर से एजियान को मारने के लिए हॉस्पिटल जाता है, मगर एजियान उससे भागकर एक लाश वाले कमरे में घुस जाती है। इस आदमी के एजियान को पकड़ने से पहले ही जिंगमैन वहाँ आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। उसे मारने के बाद जिंगमैन एजियान को फ्रिज से बाहर निकालता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ठीक उसी वक्त वहाँ बेल आ जाता है। बेल यहाँ जिंगमैन को मारने के लिए बंदूक निकालता है। तभी बहुत सारे लोग उनके बीच में आ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जिंगमैन वहाँ से भाग जाता है। जिंग यहाँ से भागकर सीधा जैक के घर जाता है और उसके बच्चों के साथ खेलने लगता है। जैक जिंगमैन को अपने घर में देखकर डर जाता है। इसके बाद वो जैक को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं 1 घंटे से तुम्हारे घर में आकर बैठा हूँ और अगर मैं चाहता तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया सर। इसके बाद जिंगमैन रिक्वेस्ट करता है कि मैं अब तक अपने 4 करीबी लोगों को खो चुका हूँ, आपको नहीं लगता कि मैंने जो कुछ किया है उसके लिए इतनी सजा काफी है। तब जैक बेल को कॉल करके कहता है कि जिंग यह मामला यहीं खत्म करना चाहता है, तुम्हारी क्या मर्जी है। तब बेल जैक का कॉल काटकर जोर जोर से हंसने लगता है, यानी इसका मतलब है कि वो अब नहीं रुकेगा। यह बात जिंगमैन को भी पता होती है, इसीलिए वो एजियान के भविष्य के लिए सीधा बासिन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं कि वो एक खाली जमीन के नीचे जमीन के अंदर वो सब कुछ बनाएंगे और जिंगमैन के हुंडा के चले जाने के बाद हुंडा के छोटे भाई को वहाँ ले जाया जाता है। भाई उसी शॉपिंग मॉल में जिंगमैन के लिए काम करता है। इसके बाद बासिन मिन्ही को भी ढूंढ निकालता है और उसे अपने साथ लेकर उसे ट्रेनिंग देकर एक बहुत खतरनाक फाइटर बनाता है। और जब एजियान बड़ी हो जाती है तो जिंगमैन भी एजियान को मुसीबतों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। इसके बाद सीन वर्तमान में आ जाता है। यहाँ गोली लगने की वजह से मिन्ही की हालत बहुत खराब हो जाती है। बासिन जल्दी से गोली निकालकर उसका इलाज करता है। एजियान अपने मास्टर को वहाँ देखकर यकीन करती है कि मिन्ही सच में उसे बचाने के लिए आई थी, इसीलिए एजियान मिन्ही से कहती है कि तुम मरना मत। इधर शॉपिंग मॉल में जोंगमिन को होश आ जाता है और वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है, मगर वो देखता है कि शॉपिंग मॉल के अंदर बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है और वहाँ से वेंटिलेशन भी बंद हो चुका है। इससे जोंगमिन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है
और उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। इधर बासिन कहता है कि हमें अभी शॉपिंग मॉल के अंदर जाना होगा। तब भाई कहता है कि हम अभी अंदर नहीं जा सकते। जिंगमैन ने इसे इस तरह बनाया है कि मैनेजर के बिना यह पूरी तरह बंद हो जाता है और जिंग ने छोटे छोटे ट्रैप लगाए हैं ताकि कोई अगर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो मारा जाए। इसीलिए मैं हमेशा शॉपिंग मॉल के अंदर ही रहता था और यह बात मुझे आज पता चली कि जिंगमैन ऐसा क्यों करता था। इसके बाद भाई एजियान से कहता है कि अब तुम इस शॉपिंग मॉल की मैनेजर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था और अब बिना मैनेजर के शॉपिंग मॉल का मतलब है एक इमरजेंसी सिचुएशन। इस शॉपिंग मॉल को रीस्टार्ट करने में 24 घंटे लगेंगे और तब तक हमें यही इंतजार करना होगा। इसीलिए बासिन वहाँ की सारी बंदूकें एक जगह इकट्ठा करके रख देता है। तभी भाई को पता चलता है कि शॉपिंग मॉल के सर्वर पर किसी ने एक्सेस किया है। यह देखकर भाई एजियान से कहता है कि यह कहीं वो तो नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पर भरोसा मत करो। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ डॉग रोबोट फिर से जिंदा हो उठता है। इस बार वो इतनी अजीब आवाज निकालता है कि वहाँ मौजूद सबको बहुत तकलीफ होती है। यह आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ का सारा कांच टूट जाता है और भाई बेहोश हो जाता है। एजियान जल्दी से भाई को खींचकर वहाँ से दूर ले जाने लगती है। तभी एक गाड़ी घर के अंदर घुस आती है। गाड़ी के अंदर से 2 जुड़वा भाई बाहर निकलते हैं जो पहले बासिन के साथ काम करते थे। उनके साथ ली भी होता है जो एजियान की तरफ बढ़ता है। यह देखकर मिन्ही उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी वो जुड़वा भाई मिन्ही को गोली मार देते हैं। ये देखकर बासिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज तुम दोनों मेरे साथ नर्क जाओगे। इसके बाद बासिन अकेला ही उन दोनों की धुलाई करना शुरू कर देता है। इधर ली एजियान को ढूंढ रहा होता है और कहता रहता है कि बचपन में तो तुम खिड़की से कूदकर भाग गई थी, मगर आज तुम बच नहीं पाओगी। ठीक तभी एजियान बाहर आकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर ली आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है। इसी बीच भाई पीछे से आकर ली के गले से लटक जाता है और एजियान से जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एजियान तब वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी ली भाई के कंधे पर कई गोलियां मार देता है। बाहर जाकर देखती है कि बासिन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और उसने उन जुड़वा भाइयों में से एक को मार डाला होता है और दूसरा अपने भाई की मौत की वजह से पागल हो जाता है और बासिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एजियान जल्दी से वहाँ से भागकर जिंगमैन के वर्कशॉप में घुस जाती है, मगर ली उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। एजियान बहुत डर गई होती है। तभी उसे अपने सामने एक बंदूक पड़ी हुई दिखाई देती है। तब उसे याद आता है कि उसके अंकल ने उसे बंदूक चलाना सिखाया था, इसीलिए वो बंदूक उठाकर ली की तरफ तानती है और कहती है कि क्या तू वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। तभी वहाँ जियोंगमिन शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाता है और ली मौका पाकर वहाँ से चला जाता है। जियोंगमिन ऊपर की तरफ फायर करके चिल्लाकर कहता है कि बदमाश बेबीलोन वालों, मैंने जिंगमैन को मारा है और क्रेडिट तुम ले रहे हो। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और तभी ली सामने आकर कहता है कि क्यों गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। इसके बाद ली एक ही झटके में जियोंगमिन का काम तमाम कर देता है। एजियान उसी रास्ते से आती है जहां से जियोंगमिन ऊपर आया था और उसी रास्ते से शॉपिंग मॉल में चली जाती है, मगर ली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। ली ये शॉपिंग मॉल देखकर सोचने लगता है कि जिंगमैन इतने सालों से छुपकर यह सब कुछ बना रहा था। सच में उसने बहुत मेहनत की है। वो जगह बहुत बड़ी होती है, इसीलिए ली एजियान को ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद वो जगह जगह सेंसर बम लगा देता है और खुद एक चश्मा पहन लेता है जिससे वो उन ट्रैप्स को देख पाता है और वो जोर जोर से एजियान को सुनाने के लिए कहता है कि मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे परिवार को मारना पड़ा, मगर तुम्हारा अंकल भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। हम सब एक ही टीम में थे और हम लोगों को मारकर ही पैसे कमाते थे। मेरी टीम मेरे लिए एक परिवार जैसी थी, मगर तुम्हारे अंकल ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ठीक तभी एजियान का पैर ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है और एक धमाका हो जाता है, मगर एजियान बच जाती है। हालांकि उसके हाथ में चोट लग जाती है, इसीलिए एजियान दर्द से रोने लगती है और कहती है कि अगर मैंने पहला ऑप्शन चुना होता तो मैं इस मुसीबत से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। एजियान सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि ली उसे जगह जगह ढूंढ रहा है। इधर वो जुड़वा भाई बासिन को ढूंढते ढूंढते बाथरूम की एक सुरंग देखते हैं और यह जिंगमैन का ही एक ट्रैप होता है। इस गेट को जो भी पहले खोलेगा वो ब्लास्ट में मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ भाई को भी होश आ चुका होता है। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसीलिए वो मरा नहीं। इधर ली चिल्ला
चिल्लाकर कह रहा होता है कि एजियान, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। तभी एजियान सामान उठाने वाली गाड़ी लेकर ली को कुचलने की कोशिश करती है, मगर वो बच जाता है और खुद ही ट्रैप का शिकार होकर बम ब्लास्ट का शिकार हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। इससे वहाँ रखा सारा केरोसिन उसके ऊपर गिर जाता है। तभी एजियान गोली मारकर वहाँ आग लगा देती है, जिससे ली पूरी तरह आग में जलने लगता है। तभी वहाँ आग बुझाने का सिस्टम चालू हो जाता है और ली के शरीर की आग बुझ जाती है। इसके बाद जैसे ही वो एजियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब एजियान बिना समय गंवाए ली को गोली मार देती है। एजियान ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को गोली मारी होती है, इसीलिए उसे थोड़ा डर लगता है। इसके बाद वहाँ भाई आता है और एजियान से कहता है कि बासिन और मिन्ही भी जिंदा है। इसके बाद भाई फिर से पूरे शॉपिंग मॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे किलर उनकी तरफ ही आ रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जो पहले जिंगमैन के साथ बिजनेस किया करते थे और अब बेबीलोन वालों ने एजियान, बासिन और मिन्ही को हेड लिस्ट में डाल दिया है, इसीलिए वो उन्हें मारने आए हैं। इधर मिन्ही बासिन से पूछती है कि एजियान कहाँ है। तब बासिन कहता है कि एजियान जिंदा है। उन दोनों की हालत खराब होने के बावजूद भी बासिन कहता है कि चिंता मत करो, हम उन्हें शॉपिंग मॉल में घुसने नहीं देंगे। इसके बाद जब वो गुंडे जिंगमैन के वर्कशॉप में आते हैं तो वो वहाँ एजियान को ढूंढने लगते हैं। इधर एजियान एक आइडिया निकालती है। वो ली का सिर काटकर भाई के जरिए उन लोगों के पास भेजती है और खुद माइक पर अनाउंसमेंट करती है कि मैं जिंगमैन की भतीजी और मोर सेल्फ की नई मालकिन एजियान बोल रही हूँ। मैंने आप सबके लिए एक गिफ्ट भेजा है। यह देखकर वो ली का कटा हुआ सिर देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ली उनके लिए बहुत बड़े कद का आदमी होता है। एजियान उन्हें एक ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूंगी जो मुझे मारने के लिए तुम्हें देने की बात थी, बल्कि तुम अभी भी मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो। मैं तुम्हें जिंगमैन से भी बेहतर डिस्काउंट दूंगी, मेरी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी, और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम सबकी लोकेशन पता है और कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। इतना अच्छा ऑफर सुनकर वो अपना इरादा बदल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब बासिन अंदर आता है तो देखता है कि मिन्ही अब जिंदा नहीं है। इधर भाई अंदर जाकर एजियान से कहता है कि आज के बाद मुझसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मत कहना। सब कुछ खत्म होने के बाद एजियान बाहर आकर अपना टूटा हुआ घर देखती है। इसके बाद वो बासिन और मिन्ही को ढूंढती है, मगर उन दोनों में से कोई भी कहीं नहीं मिलता। इसी वजह से वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और इसीलिए वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी एजियान देखती है कि उसके घर की तरफ एक बस आ रही है और ये वही बस होती है जो जिंगमैन के फ्यूनरल के दिन आई थी। बस के अंदर से वही ड्राइवर बाहर निकलता है जिसने उस दिन एजियान की सिगरेट जलाई थी। वो कहता है कि मैं कोट येलो का इंचार्ज हूँ और हम यहाँ सफाई करने आए हैं। इसके बाद सफाई करते करते सुबह हो जाती है। तभी एजियान देखती है कि उसके घर की तरफ एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी के अंदर से जिंगमैन और वही पुलिस वाला बाहर निकलता है जिसने एजियान को जिंगमैन की मौत की खबर दी थी। जिंगमैन को जिंदा देखकर एजियान की तरह हम सब भी हैरान रह जाते हैं। असल में उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए रचा था ताकि वो एजियान को पावरफुल बना सके। और यहीं पर इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है।